सो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ मर्डर। इससे पहले हमने कल्पेबल होमोसाइड देखा था, और कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे। साधारण उसमें मैंने समझाया था कि कल्पेबल होमोसाइड का एग्रावेटेड रूप ही मर्डर है, और मैंने ये भी बताया था कि सारे जितने भी मौतें हैं, इंसान की जो भी मौत होती है, कोई मारता है, कत्ल करता है, तो वो किस में आएंगी? कल्पेबल होमोसाइड में आएंगी। लेकिन इन्हीं के अंदर से कुछ ऐसी होंगी जो कल्पेबल होमोसाइड तो हैं ही सभी, वो मर्डर होंगी। और ये जो मर्डर है, ये मर्डर क्या है? कल्पेबल होमोसाइड का एग्रावेटेड फॉर्म है, यानी कि गंभीरतम। तो अब यदि हम कहें कि सारे मर्डर कल्पेबल होमोसाइड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सारे कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सारे मर्डर जो कल्पेबल होमोसाइड नहीं होते, क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड ब्रॉडर टर्म है। यदि हम उसको एक जाति का नाम दें तो ये क्या है? मर्डर क्या है? इट इज़ ए नस्ल, उसके अंदर नस्ल है, या हम यूँ कह सकते हैं ना, जेनेसिस है, तो ये स्पीसीज है। समझ गए आप? मर्डर स्पीसीज है। तो ये तो है टोटल टर्म कल्पेबल होमोसाइड, और उसके अंदर हमने एक छोटी टर्म अलग से कर दी, वो है मर्डर। तो मर्डर भी कल्पेबल होमोसाइड होंगे, लेकिन कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस हम आगे करेंगे। और अब देखते हैं किस तरह से ये यहाँ पर इन्होंने मर्डर को डिफाइन किया है और क्या अंतर है। जब हम पढ़ते हैं, कल्पेबल होमोसाइड को पढ़ते हैं और मर्डर को पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम सेम लगते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिफ्रेंशिएशन यदि आपको एक बार आ गया तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला, जब इसको पढ़ेंगे तो हम एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से देखेंगे, उसकी इंटेंसिटी जो है, केवल उस इंटेंसिटी से, उस एग्रावेशन से ही हम पता लगाएंगे ये कल्पेबल होमोसाइड है या मर्डर है। क्योंकि बहुत देखने में, पढ़ने में तो बहुत सिमिलर लगता है, लेकिन एक एक वर्ड का डिफरेंस, उस वर्ड को यदि हमने पकड़ लिया तो फिर हमारी समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट हेयर इन केस, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर। तो इनके जो हम बताने जा रहे हैं, इसके अंदर कल्पेबल होमोसाइड किस में बदल जाएगा? मर्डर में बदल जाएगा। और यदि इन चारों में फॉल नहीं करता तो कल्पेबल होमोसाइड ही रहेगा। ए बी सी डी, ये चार हमने क्लॉजेज बना दी, इन क्लॉजेज में फॉल करते के साथ कल्पेबल होमोसाइड क्या हो जाएगा? मर्डर हो जाएगा। अब देखते हैं वो क्या चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है। इफ एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो पहला है। तो यदि हम कंपैरिजन में बाद में करा दूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो विदाउट इंटेंशन तो मर्डर का हम पता ही नहीं लगा पाएंगे, मर्डर है या कल्पेबल होमोसाइड है। इन दोनों के लिए इंटेंशन होना जरूरी है। अब इंटेंशन किस तरह से? अब इंटेंशन, मारने की इंटेंशन तो पहले में भी थी, चलते चलते उसने गोली मार दी, वो गोली पैर में भी लग सकती है, वो गोली कहीं ऐसे हाथ में भी लग सकती है, तो वो उससे मरेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि विद द इंटेंशन डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मारने की नीयत से। अब आप देखो कि कुछ दिनों पहले फरीदाबाद में एक लड़की का मर्डर हुआ था, और उस लड़की के ऊपर उस लड़के ने कम से कम 20 से 25 वार चाकू के किए थे, बार बार मारता गया मारता गया मारता गया। अब ये क्या है? अब यहाँ पर दिखता है उसकी इंटेंशन, कि उसको, उसमें इतना गुस्सा है उस लड़की के प्रति, इतना रोष है कि उसको जिंदा देखना ही नहीं चाहता, और कोई भी रूम लेफ्ट नहीं करना चाहता कि ये जिंदा बच जाए। तो इसलिए उसने लगातार कितने वार किए हैं? 20 लगातार उसने एक के बाद एक उसने वार किए, और उस 20 वार से क्या हुआ कि वो लड़की मर गई। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये जो हैं, इनको समझने के लिए तो क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। यहां ये बात ध्यान कर देना, क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन इज अ मैटर ऑफ फैक्ट हेयर।
मैटर ऑफ फैक्ट क्यों? कि उससे ही पता लगेगा कितनी बार वार किए, किस तरह से किए, किस तरह से मारा, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। 6 गोली मारी, 7 गोली मारी, 10 गोली मारी, ये क्या दिखा रहा है? कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा है। तो इंटेंशन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मर्डर की इंटेंशन है। तो इंटेंशन कैसे पता लगेगी? उसकी इंटेंशन से, और इंटेंशन जो कर रहा है उससे उसकी इंटेंशन पता लग रही है। तो पहला क्लियर हो गया। तो बार बार एक चीज को करना, इस तरह से करना, ऊपर से नीचे फेंक दिया, फिर आके नीचे गोली मार दी, और गोली मारने के बाद फिर उसके साथ कुछ और करना, मतलब इस तरह से कि कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना, तो वो इंटेंशन को शो कर रहा है। इसलिए यहां इंटेंशन और वहां इंटेंशन में अंतर है। वहां इंटेंशन क्या है? मारने की इंटेंशन तो है, मारने की इंटेंशन से गोली तो चलाई है, लेकिन वो गोली लगी कहाँ है वो, लेकिन बिल्कुल यहां सुनिश्चित कर रहा है, ब्लैंक जीरो यहां लगा के पिस्टल फिर मार रहा है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। यहां मार रहा है दिल पे, गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा। कनपट्टी पे मार रहा है, गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। कनपट्टी मारने क्या है? पूरे ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी यहां से यहां तक, और ब्रेन रैप्चर हो गया, सब कुछ खत्म है, फिर क्या बचता है? तो आप समझ गए। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड देखो, इफ द एक्ट बाय विच, नहीं कंपैरिजन में समझ में आएगा जब हम कंपेयर करेंगे ना दोनों को, तो क्या अंतर है, छोटा सा अंतर। वैसे भी मैं उन वर्ड्स को भी यहाँ पकड़ने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिन वर्ड से यहाँ ये मर्डर साबित हो रहा है। बी देखो, थोड़ा सा लेंथी भी होगा, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा समझने के लिए, और बार बार हो सकता है एक से ज़्यादा बार भी वीडियो देखनी पड़े, तब समझ में आएगा। बट एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। बी देखिए, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये, टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ of the person to whom the harm is caused. अब यहां पर वो जानता है कि जो शरीर पे चोट दी गई है, वो जो चोट है वो कैसी है? वो चोट है कि उससे ही मौत होगी। अब शरीर पे चोट, जैसे हमने देखा था चोट कैसी मारी, एक तो चोट मारी सिर में, एक चोट मारी पैर में, एक चोट मारी हाथ में, एक चोट ऐसी मारी कि सिर के अंदर कुल्हाड़ी ली और 2-3 बार मारी। तो वहां क्या होती है? वो एग्रावेटेड फॉर्म हो गई। तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ऐसी चोट मार रहा है एज द ऑफेंडर नो, वो जानता है कि इन चोटों से टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, इन चोटों की वजह से उसकी मौत होगी ही होगी। क्लियर? तो यहां क्या चीज समझ में आ रही है आपको? कि वो जानता है कि कहां पर मारने से, समझने की बात यह है, इंटेंशन कैसी है उसको? ऐसी चोट मारने की जिसका नतीजा क्या हो? कि वो मर जाए। तो कुल्हाड़ी से सिर में 4 बार चोटें मार रहा है, तो फिर क्या होगा? बचेगा ही नहीं। या गर्दन काट रहा है, गर्दन के ऊपर बार बार वार कर रहा है, 6-7 वार गर्दन के ऊपर किए, फर्क कहाँ गुंजाइश बचती है? बचता ही नहीं हो। तो यहां पर आपको क्लियर समझ में आ गया। तो यहां पर क्या है ये, यहां पर आप देखो, इंटेंशन टू कॉज ए पर्टिकुलर इंजरी विच, जो क्या है, जो उसमें बदल रही है। इट इज नॉट द डेथ इट सेल्फ विच इज इंटेंडेड नॉर द इफेक्ट ऑफ इंजरी, उन चीजों पे नहीं है। ये क्या है? किस तरह से वॉर कर रहा है, उसको पता है, फिर वो वार कर रहा है यहां पर। क्लियर? अब नाउ वी लेट्स मूव टू सी। इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Sufficient मतलब जो भी वो कर रहा है वो उसको पता है कि ऐसा करने से कोई बचने के चांस नहीं है। तो थर्ड के अंदर क्या हो गया? 2 पार्ट हो गए इसके। तो एक तो इंजरी जो कर रहा है, और सेकंड पार्ट क्या है? सफिशिएंट। तो इसके अंदर यहां पर इंटेंशन मैटर नहीं करेगी। अब यहां कि क्या थी मारने की इंटेंशन,
बहुत बार ऐसे मर्डर हुए हैं जिनके अंदर साइको हो जाते हैं, वो कोई इंटेंशन नहीं होती, बस उनको मजा आने लगता है मारते हुए। जैसे एक पहले एक जीप चलती थी जिसके अंदर पैसेंजर्स जाते थे सवारी, और रेवाड़ी और गुड़गांव के बीच में चलती थी, और साबी नदी के किनारे वो जाके और उनको वो पहले तो उन्होंने मारा पैसों के लिए, लेकिन बाद में जिन लोगों को मारा उनकी जेब में 2 रुपये 2.5 रुपये भी, फिर वो आनंद के लिए मारने लग गए। तो कोई पर्टिकुलर इंटेंशन निकल के नहीं आ रही है। तो यहाँ देखने में क्या आ रहा है, लेकिन जो वो इंजरी दे रहे थे उनको पता था ये जिंदा बच गया तो तुम्हारे खिलाफ सबूत बचेगा। वो इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, साधारण से साधारण में भी वो इंजरी इतनी गंभीर है वो चीज़ कि उससे बचने के कोई चांस नहीं है। तो फिर यहाँ क्या हो गया, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके अंदर अब इंटेंशन मैटर नहीं है। अब यहाँ देखो, एन एक्ट विच बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। इंटेंशन क्या है, शरीर पर चोट पहुंचाना, इंटेंशन एज टू। अब यहाँ नहीं है, पहले में हमने कहा था, देखो फिर देखो, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ए में था इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है। यहां पर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ नहीं रखा, यहां इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन, एंड द बॉडीली इंजरी वो कैसी है, इन्फ्लिक्टेड सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। तो यहां सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो चोट कितनी गंभीर है। यदि उस चोट से, यदि हम 100 आदमियों को वैसी चोट मारते हैं, 100 के 100 मर जाते हैं, तो क्या माना जाएगा, तो इन्फ्लिक्टेड सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, कि वो आदमी मरे ही मरे। कोई एक आधा % बच जाए वो बात अलग है, कोई चमत्कार ही हो जाए तो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब यदि ऐसी चोट मारी है तो बंदा मरे ही मरेगा। तो यहाँ पर फिर देखो, मैं बता रहा हूँ, पहले में अंतर क्या था, फिर आप कहेंगे इंटेंशन तो हर जगह, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था वहां, इट कैन बी बाय एनी मीन्स, जहर दे के भी हो सकता है, कुछ ना करके भी हो सकता है, कोई और तरीके से भी हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इंजरी से, बॉडीली इंजरी, और विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तो इसके अंदर एक केस था विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट का 1958। इसके अंदर कहा गया था कि इंटेंशन, तो हम जब सी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इंटेंशन केवल इंजरी की देखेंगे हम, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू ए पर्सन, उसको शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से। लेकिन शारीरिक चोट कैसी है कि ऐसी शारीरिक चोट से, शारीरिक चोट पहुंचाने का मतलब क्या है, पैर में मारता तो बात अलग थी, हाथ में मारता बात अलग थी, लेकिन सिर में ही बड़े पत्थर का वार बार 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 सिर में कर रहा है, तो क्या है, बचेगा नहीं बचेगा, क्रश कर दिया पूरी तरह से सिर, गर्दन को एकदम ही काट दिया, तो बचेगा ही नहीं। तो वो ऐसी इंजरी, तो वहाँ हमें ये नहीं देखना कि इंटेंशन टू कॉज डेथ थी या नहीं थी, हमने सिर्फ ये देखना है कि सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, बस। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो क्लियर है। इसके अंदर और भी बहुत सारे केसेस थे। इसके अंदर एक केस है ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957 सुप्रीम कोर्ट। तो इसके अंदर ये था कि उसने उस बंदे को इतना मारा, लाठियों से इतना मारा कि मारता ही गया, या कोई हथियार कुछ और रॉड से इतना मारा। अब वो उसकी जो प्ली थी वो ये थी कि मैंने जितनी भी चोटें मारी हैं उनमें से कोई भी एक चोट सफिशिएंट नहीं है जिससे इसका मर्डर हो जाए। पर कोर्ट ने कहा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उन सब का प्रभाव तो था, उन सब के प्रभाव से तो मर सकता था, तो इसके लिए ये मैटर नहीं करेगा कि, अब वो कहता है ना बॉडीली इंजरी ऐसी होनी चाहिए सफिशिएंट टू कॉज ऑर्डिनरी नेचर के अंदर, कि मैंने यहाँ मारा उससे नहीं मर सकता, यहाँ मारा उससे नहीं मर सकता, यहाँ मारा उससे नहीं मर सकता, लेकिन कम्युलेटिव इफेक्ट उन सबको मिलाकर तो हो सकता है। मैंने छोटी छोटी चोटें मारी, बहुत सारी चोटें मारी मैंने, लेकिन उनसे खून इतना बह गया कि मर गया, तो भी तो मर्डर में आएगा। कि मैं मारता ही जा रहा हूँ, मारता रहा, चाकू से यहाँ मार दिया, यहाँ कट, पैर में कट, यहाँ कट, ऑल्दो वाइटल ऑर्गन कुछ नहीं कटा है, लेकिन मैंने कट इतने मार दिए उसके,
150 कट मार दिए लगातार, तो उनका नतीजा क्या हो गया, उन कट का नतीजा ये हो गया, उससे ब्लीडिंग हो गई और उन सारे कट की वजह से वो बंदा मर गया, गंभीर इतने हो गए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखनी जरूरी है। तो दूसरा जो केस था ये भी इसी तरह से था। और तीसरा एक केस और भी था इसमें, राजवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1966। उसके अंदर भी वो चोरी करने जाता है, और चोरी करने जाता है तो फिर क्या करता है, जैसे वो जग जाता है तो तकिए से उसका मुंह दबा देता है, और तकिए से जब उसका मुंह दबा रहा होता है तो उसकी सांस घुट जाती है, सांस घुट जाती है, वो मर जाता है। तो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कोई इंजरी नहीं की, वो नहीं की, तो वो भी इसी में आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जब सांस ही रुक गई, उसको पता है कि तकिए से दबाने से वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाएगा, तो भी तो उसको पता तो है कि ऐसा करने से मर जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। एक और बहुत सारे केसेज है इसके अंदर, एक गुरमेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, उसके अंदर भी ऐसा ही है। तो किस तरह की चोट हमने मारी है उस पे आएगा। तो यहाँ तक क्लियर? कोई बात नहीं, कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, कुछ चीज़ ना क्लियर होता है, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। और जो बच्चे क्लास में बैठे हैं उनके लिए तो है ही। डी देखो, इफ अ पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड knows that it is so imminently dangerous, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। इसके अंदर डी के अंदर क्या है, इमिनेंटली डेंजरस, इसके अंदर क्या है, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, सी के अंदर, बी के अंदर ऑफेंडर नोज, जानता है, और ए के अंदर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या है, एग्रावेटेड बता रही हैं कि अब इसको देखो, इमिनेंट डेंजर दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, किसी भी सूरत में, कॉज डेथ, और सच बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज अफर्ड सेड। तो इसके अंदर भी क्या होगा, फोर्थ के अंदर भी यहां पर डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखा हमने, तो विदाउट एनी एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, इमिनेंटली डेंजरस है एंड ऑल प्रोबेबिलिटी, हर तरह, जैसे रोड रोलर है, एक उसका दुश्मन जा रहा है, उसके ऊपर से रोड रोलर चला दिया, तो इमिनेंट डेंजर है, बचेगा ही नहीं, पिस जाएगा बिल्कुल, कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो इस तरह के जो केसेज है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर एक केस और बहुत लैंडमार्क केस आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, एक महिला थी, उसका अपने पति के साथ झगड़ा हो गया, और पति ने बड़ी बेरहमी के साथ उसको पीटना शुरू कर दिया, और उसने पति को धक्का मारा और वो बच्चे को लेकर भाग निकली। उसका पति गिर गया, लेकिन थोड़ी देर में संभाला उसने, तो उसने सोचा कि ये तेरा पीछा नहीं कर पाएगा, वो बहुत तेज भागी बच्चे को लेकर, लेकिन उसने देखा कि वो हस्बैंड पीछे पीछे आ रहा है, तो वो इतनी डर गई उसको देख के कि तेरे को और मारेगा, उस डर की वजह से वो कुएं में कूद गई, और कुएं में कूद गई, और कुएं में कूदने से उस बच्चे की जान चली गई, और वो तो खैर बच गई, उसको गांव वालों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर इस औरत के ऊपर मर्डर का चार्ज बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये केस हुआ था एम्परर वर्सेस धीरजिया, ये 1940 के अंदर था। तो इसके अंदर ये था कि कोर्ट ने पहले माना कि उसको ये नॉलेज तो थी कि भाई ये पानी के अंदर बच्चा नहीं बचेगा, वो बच्चे को तैरना भी नहीं आता और बच्चा डूब जाएगा, ये नॉलेज थी, तो मर्डर है। लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी कि इन ड्यू टू पैनिक एंड फ्राइट कॉज्ड, उसको इतना पैनिक और फ्राइट, जो ये डर था, ये इतना हो गया था कि उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाई, उससे बाहर नहीं निकल पाई, और इस वजह से उसने वो सोच ही नहीं पाई, उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए वो मार पिटाई, वो जो डर था, वो दहशत थी, उसमें इतनी वो हो गई कि वो निर्णय नहीं ले पाई कि तू इससे बचेगी ना। उस पिटाई से बचने के लिए उसने ऐसा किया। कई बार होता है ना, आदमी सुसाइड क्यों करता है? सुसाइड इसीलिए करता है कि उन सारी चीज़ों से बचने के लिए सुसाइड कमिट करता है, कि वो दुख तकलीफ सहन नहीं होती। तो ऐसा ही उसने मर्सीलेस बीटिंग दे रहा था, पिटाई कर रहा था जल्लादों की तरह, तो इस वजह से वो है। तो इसके अंदर यहाँ कोर्ट ने क्या माना, इसको कल्पेबल होमोसाइड माना है, क्योंकि वो डर की वजह से उसने किया है, ठीक है।
ऐसा ही एक केस और हो गया फिर। उस केस के अंदर क्या हुआ था, ग्यारसी बाई वर्सेस स्टेट। इसके अंदर एक औरत अपने 3 बच्चों को लेकर और नदी में कूद गई और तीनों बच्चे डूब गए, तो औरत के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा। अब यहां इन दोनों में क्या अंतर है, वहां तो वो पैनिक में थी, लेकिन यहां वो सफरिंग में तो थी, लेकिन किसी दूसरे की जान लेने का अधिकार तो उसको नहीं है। दिक्कत में थी, परेशानी में थी, तो उसके मन में कहीं ना कहीं भाव तो ये आता है कि जब मैं ही इतनी परेशान हूँ, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही, इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो कल को क्या होगा, ये बच्चे यदि मेरे बाद रह भी गए तो इनके ऊपर तो और भी ज़्यादा गुजरेगी, तो छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए क्यों ना इनके साथ ही अपनी जान को ख़त्म कर दूँ। मर जाती तो बात अलग ही हो जाती, लेकिन वो मरी नहीं, इसलिए उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा। तो यहाँ तक हमने देखा है। तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा पूरे को अच्छे से सुने, ताकि पता लगे आपको मैंने किन किन वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया है और किस चीज़ को लेकर मैंने बात की है। तो यहाँ पर इंटेंशन इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट। आप देखो इसके अंदर 4th के अंदर कहीं भी इंटेंशन नहीं आ रही है। फिर समझा रहा हूँ आपको। इफ अ पर्सन कमिटिंग एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, इंटेंशन कहीं नहीं आ रही है, नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस that it must in all probability cause death, such bodily injury is likely to cause death, he commits that। तो यहाँ पर intention मैटर नहीं करती। तो जो कहते हैं ना कि जब मर्डर होता है तो मर्डर के अंदर पहले ये बताना होता है क्यों किया, व्हाट वाज द मोटिव, व्हाट वाज द इंटेंशन। 101 के डी के अंदर देयर इज नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं है। आपका सीधे सीधे सबूत है, उस बंदे ने पिस्टल ली, 10 गोलियां मारी, जाना ही नहीं है इंटेंशन में। किस लिए जाना है इंटेंशन में? 10 गोलियां मार रहा है, 4 छाती में मार रहा है, 2 भेजे में मार रहा है, 2 गर्दन पे मार रहा है, उसमें क्या सोचना है? सोचना है क्या इंटेंशन थी, क्यों थी, ठीक है, एक्ट दिख रहा है ना सामने, तो उसमें इंटेंशन मैटर नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये जो है, दिस इज द मेन डिफरेंस। बाकी तीनों तो मिलते जुलते हैं कल्पेबल होमोसाइड में, मर्डर के अंदर, लेकिन जो डी है इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इसमें। अब वहां यदि हम इंटेंशन देखेंगे तो बच्चे को उससे बचाने के लिए थी ना इंटेंशन। बाप जब माँ की पिटाई कर रहा है तो बच्चे के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार होगा, उस बच्चे को बचाने के लिए थी, लेकिन वो इंटेंशन मैटर ही नहीं करेगी बच्चे को उस पिटाई से, उस दुख से, उस तकलीफ से बचाने के लिए। यहाँ पर इसलिए इंटेंशन लिखा ही नहीं है, यहाँ देयर इज इंटेंशन शब्द यहाँ लिखा ही नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया इंपॉर्टेंट, अब आप देखो ऑल प्रोबेबिलिटीज, इमिनेंट डेंजरस, इंटेंशन है ही नहीं। यहाँ पर इंटेंडेड, सफिशिएंट, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ये इन चीज़ों को आप हाईलाइट कर लो। ऑफेंडर नोज, ठीक है, और यहाँ पर इंटेंशन है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अभी हम सेकंड पार्ट के अंदर इसकी इलस्ट्रेशन लेंगे, इलस्ट्रेशन में और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद इसकी एक्सेप्शंस लेंगे कि कल्पेबल होमोसाइड मर्डर तो होगा, लेकिन इन सूरत के अंदर मर्डर नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स फॉलो हो रहे तो मर्डर में आ जाने चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हम देखेंगे जिनके अंदर वो ये होने के बाद भी वो मर्डर के अंदर नहीं आएगा। उन एक्सेप्शन की वजह से वो किस में फॉल कर जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड में। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक इलस्ट्रेशंस, और उसके बाद इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। एक एक इलस्ट्रेशन जितनी भी BNS में दी हुई है, गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इलस्ट्रेशन, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इनसे अक्सर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, बता रहा हूँ आपको बात, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशंस। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।